है जादुई मोती और राजकुमारी। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही बहादुर राजकुमार रहता था। वो अपने विवाह के लिए एक सुंदर और सुशील राजकुमारी ढूंढ रहा था, लेकिन अब तक उसे अपनी पसंद की अच्छी राजकुमारी नहीं मिली थी। जब भी वो किसी राजकुमारी से मिलता, उसे हमेशा उसके अंदर कुछ न कुछ कमी दिखती रहती। इस तरह वो बहुत चिंता में रहने लगा और उसने सोचा, इस तरह तो मेरी आयु बढ़ती ही जाएगी और विवाह योग्य कोई राजकुमारी मुझे नहीं मिलेगी। एक दिन उसके महल में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी आई। वो देर रात में महल के द्वार पर खड़ी हुई थी। दरअसल उसके राज्य पर दुश्मनों ने हमला करके अपने कब्जे में ले लिया था। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली थी और कहीं पर शरण लेना चाहती थी, लेकिन उसकी वेशभूषा और कपड़े बहुत ही साधारण थे। जब उसने खुद को राजकुमारी बताया और एक रात के लिए रहने के लिए प्रार्थना की, तो रानी ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वो पहनावे से बिल्कुल भी राजकुमारी नहीं लग रही थी। किंतु जब उसने बहुत बार विनती की, तो जैसे तैसे करके राजा ने उसे एक रात रुकने के लिए महल के भीतर बुला लिया। अब राजा और रानी ये जानना चाहते थे कि वो सच में राजकुमारी है या नहीं। अतः उन्होंने सेवकों को बोला, इसके बिस्तर पर गद्दों के नीचे एक सुई डाल दो। उन्होंने सोचा, अगर वो पूरी रात सो नहीं पाई तो निश्चित ही वो असली राजकुमारी है। जब सुबह हुई तब रानी ने सेवकों से पूछा, उस कन्या की सारी रात कैसी रही? सेवकों ने बोला, वो पूरी रात अपने बिस्तर में बेचैन होकर करवटें बदलती रही और ठीक से सो भी नहीं पाई। अब रानी काफी खुश होती है, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि वो कन्या असली राजकुमारी है। राजकुमार भी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे वो कन्या बहुत सुंदर और अच्छी लगी थी। वो राजकुमारी को कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद आई हो, क्योंकि सुंदर तो तुम हो ही, लेकिन जिस तरह से तुमने समझदारी के साथ दुश्मनों से अपने प्राणों की रक्षा की है, तुम बहादुर और समझदार भी हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? पहले तो राजकुमारी उसके प्रस्ताव के लिए मना कर देती है, लेकिन बहुत ज्यादा पूछे जाने पर वो बताती है, आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। असलियत तो ये है कि मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मैं आपसे इसलिए विवाह नहीं कर सकती क्योंकि जो भी राजकुमार मुझसे शादी करेगा वो उसी रात मर जाएगा। ये सुनकर सब बहुत हैरान और परेशान होते हैं। तब राजकुमारी कहती है, जो भी मोतियों वाले पहाड़ के ऊपर जाकर सबसे ज्यादा चमकने वाले 5 मोतियों की माला बनाकर शादी वाले दिन मेरे गले में डालेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा और उसके बाद जो भी राजकुमार मुझसे शादी करेगा वो नहीं मरेगा। मोतियों वाला पहाड़ इतना खतरनाक था कि उसके बारे में सोचने से भी लोगों को डर लगता था, किंतु राजकुमार निश्चय करता है कि वो मोतियों वाले पहाड़ पर जरूर जाएगा और वहाँ से सबसे ज्यादा चमकने वाले 5 मोती लाकर उनकी माला बनवाकर राजकुमारी को पहनाएगा। ये सोचकर अगली सुबह वो अपने घोड़े को तैयार करता है और मोतियों वाली पहाड़ी के लिए निकल जाता है। अब रास्ते में उसे बहुत सी विचित्र और खतरनाक चीजें मिलती है। जब वो एक नदी के पास से गुजर रहा होता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, अरे कोई है जो मेरी मदद कर सके? ये सुनकर राजकुमार अपने घोड़े को रोक देता है और देखता है कि वहाँ पर एक छोटी मछली तड़प रही है और इंसान की आवाज में बोल रही है, कोई मेरी मदद करो। राजकुमार उसे कहता है, अरे मछली, तुम्हें क्या हुआ है? बोल, तुझे क्या मदद चाहिए? वो मछली बोलती है, क्या तुम मुझे इस नदी में डाल दोगे ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं? थोड़ी देर सोचने के बाद राजकुमार मछली को नदी में डाल देता है। मछली राजकुमार को धन्यवाद देती है और बोलती है, ए नेकदिल इंसान, भगवान तुम्हारा बहुत भला करे।
एक बार फिर राजकुमार अपने घोड़े पर बैठता है और 5 मोतियों वाले पहाड़ की तरफ चल देता है। बहुत दूर जाने के बाद शाम हो जाती है, अतः वह कहीं पर ठहरने का निश्चय करता है और एक घने जंगल में वो पहुंचकर वहां पर विश्राम करने लगता है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, अरे कोई है जो मेरी मदद कर सके? उस आवाज को सुनते ही राजकुमार की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि एक चिड़िया डालियों में फंसी हुई है। ये देख राजकुमार को काफी हैरानी होती है और वो पेड़ पर चढ़कर उस चिड़िया को डालियों में से निकाल लेता है। चिड़िया खुश होकर बोलती है, तुम्हारा भला हो, और फिर वहाँ से उड़ जाती है। अब राजकुमार सो जाता है और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो वही पास बहती नदी के पानी में स्नान करता है और पेड़ से कुछ फल तोड़कर उन्हें खा लेता है। उसके बाद अपने घोड़े पर सवार होकर पुनः 5 मोतियों वाली पहाड़ी की तरफ चल देता है। अब रास्ते में बहुत ही बूढ़ी महिला दिखाई देती है जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसे देखकर राजकुमार अपने घोड़े को रोक लेता है और पूछता है, अम्मा, तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तो बूढ़ी औरत कहती है, मैं यहाँ अपने बेटे के साथ आई थी, किंतु वो यहाँ मुझे अकेला छोड़कर भाग गया है। अतः क्या तुम मुझे अपना घोड़ा दोगे ताकि मैं अपने घर पहुँच सकूं? ये सुनकर राजकुमार सोच में पड़ जाता है। 5 मोतियों वाले पहाड़ पर जाने के लिए मुझे इस घोड़े की बहुत ज्यादा जरूरत है, अथवा पता नहीं कि मैं वहाँ पहुँच भी पाऊंगा या नहीं। वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी बूढ़ी औरत बोलती है, अरे रहने दो, नहीं देना है तो मत दो, सोचो मत, जब मेरे अपने बेटे ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो तुमसे मैं कैसे उम्मीद करूं? ऐसा कहकर वो धीरे धीरे जाने लगती है। तभी राजकुमार बोलता है, ठहरो माँ, ये लो मेरा घोड़ा और इस पर बैठकर तुम अपने घर जा सकती हो। राजकुमार अपना घोड़ा तो दे देता है, किंतु सोच में पड़ जाता है कि अब वो 5 मोतियों वाले पहाड़ पर कैसे जाएगा। वो ये सोच ही रहा था, तभी उसके सामने चारों तरफ बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ प्रकाश फैल जाता है और वो बूढ़ी औरत एक बहुत ही सुंदर और जवान युवती के रूप में उसके सामने आ खड़ी होती है। उसके बगल में सुनहरे रंग का बहुत ही सुंदर और मजबूत घोड़ा खड़ा होता है। फिर वो युवती बोलती है, जिस बूढ़ी औरत को तुमने मदद की वो मैं ही थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम अपनी सभी परीक्षाओं में सफल हुए हो। ये लो, ये मेरा वायु के वेग से भी ज्यादा तेज गति से उड़ने वाला बहुत ही ताकतवर घोड़ा है। ये 5 मोतियों के पहाड़ पर जाने के लिए तुम्हारी मदद करेगा। बिना इसके तुम वहाँ नहीं जा पाओगे और मेरी जादुई तलवार भी मैं तुम्हें दे रही हूँ। शायद ये तुम्हारे काम आए। ऐसा कहकर वो तुरंत गायब हो गई। राजकुमार ने मन ही मन में उसको धन्यवाद दिया। वो बहुत प्रसन्न था कि अब वो आसानी से 5 मोतियों वाली पहाड़ पर जाकर राजकुमारी के लिए मोती ढूंढ लेगा। फिर वो आगे बढ़ने के लिए जैसे ही सुनहरे घोड़े के ऊपर बैठता है, घोड़ा उसे लेकर बहुत अधिक रफ्तार से आसमान में उड़ने लगता है। देखते ही देखते राजकुमार मोतियों वाले पहाड़ के पास पहुंच जाता है। पहाड़ इतना तेज चमक रहा होता है कि उसकी तरफ देखना भी मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर हर तरफ मोती ही मोती थे। तभी घोड़ा वहाँ रुक जाता है और बोलता है, मैं अब इसके आगे नहीं जा सकता, यहीं तक मेरी अंतिम सीमा है। अब इसके आगे आपको अकेले ही जाना होगा। आप बहुत बहादुर और नेक इंसान हो। मेरी शुभकामना आपके साथ है। ऐसा कहकर घोड़ा गायब हो जाता है। अब राजकुमार अकेले ही आगे और चल पड़ता है। उसके और मोतियों वाले पहाड़ के बीच में एक बहुत चौड़ी और गहरी काले रंग के पानी की खतरनाक नदी थी।
राजकुमार सोच में पड़ जाता है, अब मैं इस डरावनी नदी के पार कैसे जा पाऊंगा। तभी नदी में से एक बड़ी सी मछली उछल के बाहर आती है और बोलती है, मैं वही मछली हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार ले जाऊंगी। राजकुमार बहुत खुश होता है और मछली को बहुत सारे धन्यवाद देते हुए उसकी पीठ पर बैठ जाता है। फिर वो मछली राजकुमार को नदी के पार ले जाती है। अब राजकुमार पहाड़ के पास तो पहुंच जाता है, लेकिन वो पहाड़ इतना ऊंचा था कि उसकी चोटियों पर जाना राजकुमार के लिए लगभग नामुमकिन था। अब राजकुमार फिर से चिंतित हो उठता है। तभी एक बड़ा सा पक्षी राजकुमार के पास आकर बैठता है और बोलता है, मैं वही पक्षी हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। आओ तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पहाड़ की चोटियों पर ले चलूंगा। अब तो राजकुमार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर देखते ही देखते वो पक्षी राजकुमार को पहाड़ के ऊपर ले जाता है। राजकुमार उस पक्षी को धन्यवाद देता है और फिर वो पक्षी भी घोड़े और मछली की तरह वहाँ से गायब हो जाता है। मोतियों वाले पहाड़ की चोटी पर इतने सारे मोती थे कि राजकुमार बस देखते ही रह गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो फिर से चिंता में पड़ गया और सोचने लगा, सारी कठिनाइयों को पार करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच तो गया हूँ, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा चमक रहे हैं उन्हीं 5 मोतियों को राजकुमारी की माला बनाने के लिए मुझे लेना है। अब ये चुनाव मैं कैसे करूं? क्योंकि यहाँ पर तो अनगिनत मोती है और सभी मोती बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। तभी उसे दिखाई देता है कि एक जगह बहुत सारे मोती थे। उनमें से एक मोती सबसे ज्यादा चमक रहा था, लेकिन जैसे ही राजकुमार उस मोती को छूने की कोशिश करता है, तुरंत आवाज आती है, खबरदार, तुम हमें तभी ले सकते हो जब तुम हमारे एक सवाल का जवाब दोगे। असल में उन 5 मोतियों को लेने के लिए राजकुमार को 5 सवालों के जवाब देने थे। अब राजकुमार को चिंता तो होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत विनम्रता के साथ कहता है, ठीक है, आपको जो प्रश्न पूछना है पूछिए, मैं पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और इस प्रकार राजकुमार 5 मोतियों के 5 सवालों का सही जवाब देता है और 5 मोती लाकर उनकी माला बनवाकर राजकुमारी के गले में डाल देता है। अब राजकुमारी बहुत खुश होती है और कहती है, आप इस अत्यंत कठिन परीक्षा में सफल हुए, अब हम विवाह कर सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा रानी और प्रजा में सभी लोग बहुत खुश होते हैं। पूरे राज्य को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, चारों ओर दिए जलाए जाते हैं और बहुत धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो जाती है। फिर वो हंसी खुशी आगे का जीवन व्यतीत करते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है, हमें बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करनी चाहिए, जैसे राजकुमार ने की और उसको उसका फल मिल गया। तो बच्चों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले। है जबकि निर्मल कुछ काम भी नहीं करती और रीटा से लड़ती झगड़ती और उसको मारती है। रीटा जब खाना मांगती तो चाची उसको मारती और बुरा भला कहती। एक दिन रीटा की चाची सोफे पर बैठी हुई है। निर्मल कमरे में आती है। अम्मा, कल मेरी सहेली की सालगिरह है, मुझे नए कपड़े दिलवा दो। इतने में रीटा कहती है, चाची मुझे भी एक सूट दिलवा दो। चाची गुस्से से, हाँ हाँ, तेरे माँ बाप खजाना छोड़कर गए हैं ना, खुद तो चले गए, ये अजाब हमारे सर छोड़ गए। रीटा, चाची वो। चाची गुस्से से चिल्लाते हुए, चल जाकर काम कर घर का। रीटा दिखने में काली पर अच्छे दिल की मालिक थी।
वो सबकी मदद करती थी, जिसकी वजह से सब उसकी तारीफ करते थे। ये बात निर्मल को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिस वजह से वो उससे चिढ़ती थी। एक दिन जब निर्मल अपने कमरे में नहीं होती, रीटा निर्मल का मेकअप का सामान देखने लग जाती है। इतने में निर्मल ये देखकर जोर जोर से चिल्लाना, हम लोग सही रास्ते पर तो जा रहे हैं ना? किताब बोली। हाँ बिल्कुल, घबराओ नहीं, बस पहुंचने ही वाले हैं। चलते चलते वो सफेद पत्थरों की गुफा के पास पहुंच गए। तभी किताब ने जोर से कुछ किया और गुफा के अंदर एक रास्ता बन गया। विकी चौंक गया। ऐसा उसने जीवन में पहली बार देखा था। जो नजारा देखा कि विकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा कमरा सोने के सिक्कों, हीरे जवाहरात और मोती मालाओं से भरा हुआ था। किताब बोली, विकी, जितनी तुम्हारी जरूरत है तुम यहाँ से ले लो और फिर यहाँ से चलते हैं। विकी और अजय ने जितना वो अपने पास मौजूद थैलों में भर सकते थे उतना भर लिया। लेकिन ये हम यहाँ से इतनी दूर ले जाएंगे कैसे? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, उनको कैसे लेकर जाएंगे? अरे इतनी सी बात के लिए घबराते क्यों हो? तभी किताब ने एक सीटी बजाई और 2 घोड़े वहां आ गए। ये घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं। विकी खुश हो गया। दोनों ने सारा धन घोड़ों पर बांध दिया और वहां से चल पड़े। धन दौलत से विकी और अजय की गरीबी तो दूर हो ही गई, उन्होंने गांव के दूसरे लोगों की मदद भी की। पढ़ते हैं और फिर सोना से कहते हैं, ये लो बेटी, ये अब साधारण मुर्गी नहीं है, अब ये जादुई मुर्गी बन गई है। अब इससे तुम जो कुछ कहोगी वो ये मुर्गी करेगी। ठीक है पंडित जी, मैं इसे लेकर अपने गांव जाती हूँ। सोना अपनी मुर्गी को लेकर गांव की तरफ निकल पड़ती है। रात में एक जगह सोना मुर्गी से कहती है, जादुई सोने की मुर्गी, मुझे घर चाहिए। इतना कहते ही वहाँ एक सोने का बड़ा सा घर प्रकट हो जाता है। सोना जब घर के अंदर जाती है तो सब कुछ साफ और चमकीला देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सोना ने मुर्गी से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? अचानक सोना के सामने बहुत स्वादिष्ट खाना आ जाता है। सोना खाना खाकर बोली, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। जादुई मुर्गी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया। कुछ दिनों के बाद गांव में ये बात फैलने लगी कि सोना का घर बहुत ही बड़ा सोने का बना हुआ है। ये बात मुखिया तक पहुंची तो वह सोना को मिलने उसके घर आया और बोला, सोना बेटी, तुम इस घर में अकेले रहती हो? इस जंगल में लुटेरे और गुंडे बहाते, कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए तुम मेरे घर